तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12th का ये चैप्टर है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर से हम स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं। और फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपके सामने है स्क्रीन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल आपके सामने है आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल है कि विच इज बिगर, -1 कूलम और द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज। तो आपको एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया गया है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये नहीं है। इन्होंने पूछा है कि विच इज बिगर, कौन सा चार्ज ज्यादा है, -1 कूलम का चार्ज ज्यादा है या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ज्यादा है। और फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपसे पूछा है वो पूछा है कि कौन सा चार्ज ज्यादा है, कि एक तो आपको -1 कूलम चार्ज दिया है और एक जगह आपको मैंने जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? बहुत ही इजी है, सिंपल सी बात है बच्चों। जो ये -1 कूलम चार्ज होगा ये ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1 कूलम से बहुत ही ज्यादा कम है भाई, क्योंकि 10⁻⁻19 आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो इजी है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कहा गया है बेटा? सेकंड पार्ट में कहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। यानी कि हमें बताना है कि अगर हमें कितना मैग्नीट्यूड दिया है चार्ज का, 1 कूलम, तो ये 1 कूलम चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे बेटा हम सिंपल क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज यूज करेंगे। सबने पढ़ी है क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज के क्यू इज सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्यू इज इक्वल टू एन ई फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्यू है हमारा चार्ज, एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हमें एन निकालना है तो एन बन जाएगा क्यू बाय ई। तो क्यू कितना दिया है बच्चों, 1 कूलम, तो इसकी जगह 1 आ गया। और ई कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करोगे तो एन आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो दैट मीन्स ये आ गए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है आपके पास वो है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कहा है आपको कि कोई बॉडी है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी है जो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है भाई, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब समझ रहे हो कि हर सेकेंड एक बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो अगर आपको 1 कूलम चार्ज इसमें से निकालना है तो कितना टाइम लग जाएगा 1 कूलम चार्ज निकलने में। समझ गए बेटा? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे तो समझा देता हूं आपको क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बेटा सिंपली हमें क्या दिया था कि एक बॉडी है, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में से हर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो हर सेकंड इस बॉडी में से, मतलब हर एक सेकंड में इस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, हर सेकंड में। तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा इसमें से टोटल 1 कूलम चार्ज बाहर आने में। समझ गए? तो 1 कूलम चार्ज बाहर आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी पीछे हमने डिस्कस किया था ना
हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा 1 कूलम चार्ज में वो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये अभी अभी डिस्कस किया था बच्चों हमने, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे। क्लियर है ये चीज? तो यहां से अब मैं निकाल सकता हूं, तो मतलब मुझे ये पता लग गया कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मुझे निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 सेकंड में 10 की पावर 9 निकल रहे हैं, और मुझे बताना है कि 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन अब हमें करनी है। 1 कूलम चार्ज निकलने का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ मुझे क्या निकालना है कि इस बॉडी से 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने में कितना टाइम लगा। तो अब सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगी। हमें पता है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इन 1 सेकेंड। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में निकल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में निकलेगा भाई? 1/10⁻⁹ सेकेंड में। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन्स का समय निकालना है? 6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि 1 कूलम में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना टाइम लग जाएगा? जितना टाइम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलने में क्या टाइम लगेगा? तो ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 6 पॉइंट, ये इसको इधर लिख देता हूँ, ये कट रहा है, तो 6 पॉइंट, इसको इरेज कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बनेगा बच्चों आपका 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेना बस, आपके पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने में। तो कितना टाइम लगेगा भाई इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने में? ये 6.25 इंटू 10⁻18, 9 ऊपर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स लग जाएंगे 1 कूलम चार्ज बाहर आने में। और ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है बच्चों। इसको जब आप ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो देखोगे बहुत बड़ा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा, वो भी इजी है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। वैसे तो मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो में ये बताया भी हुआ है कि आपको बताना है कि 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो ये मुझे 1 कप पानी दिया है और मुझे बताना है कि इसका 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो आप सबको पता है कि पानी जो है, वाटर जो है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हमें बताना है कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपली अगर मुझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज निकालना है तो क्वांटाइजेशन लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पहले क्या मुझे पता है क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज बच्चों क्या बोलती है? Q इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे बेसिकली। अगर मुझे निकालना है टोटल चार्ज 1 कप पानी में, तो पहले मुझे 1 कप पानी में निकालना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोस्तों जो 1 कप पानी होता है वो 250 ml होता है। 1 कप में कितना पानी आता है? 250 ml। 250 ml का मतलब है कि अगर आप 250 ml पानी का मास निकालने बैठोगे तो कितना मास होगा? 250 ग्राम। तो 1 कप में अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम पानी आता है। तो गिवन मास कितना है वाटर का भाई हमें, जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है? 250 ग्राम। इतना मास है हमारे पास जो हमें दिया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे यही निकालना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो चलो बाद में निकलेंगे, पहले आप ये निकाल लो कि 250 ग्राम पानी में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा? हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर के। वाटर में के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 250 ग्राम में?
ठीक है, इसके लिए हम केमिस्ट्री से एवोगैड्रो लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सबने पढ़ी है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलती है कि अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास लेता हूं तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जैसे वाटर है, अगर मैं वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लूं बेटा, क्या निकाल लूं, वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास, तो कितना आएगा ग्राम मोलिकुलर मास वाटर का। देखो इसमें वाटर में दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें दो चीजें हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 16, तो टोटल कितना हो गया है 18, यानी कि ग्राम मोलिकुलर मास हो गया 18 ग्राम। तो बच्चों वाटर का जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो 18 ग्राम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 होता है, दो हाइड्रोजन है तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16, 16 + 2 18, तो 18 ग्राम हुआ ग्राम मोलिकुलर मास किसका, वाटर का। और एवोगैड्रो लॉ क्या बोलती है बेटा, एवोगैड्रो लॉ बोलती है कि जितना ग्राम मोलिकुलर मास होगा किसी सब्सटेंस का, उतने ग्राम अगर मैं कोई सब्सटेंस लेता हूं, वही वाला सब्सटेंस लेता हूं, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे। यानी कि एवोगैड्रो लॉ क्या बोल रही है कि बेटा अगर मैं 18 ग्राम पानी लेता हूं, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, तो एवोगैड्रो लॉ सिंपली बोल रही है कि अगर मैं 18 ग्राम पानी लेता हूं तो इस 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। ठीक है बेटा, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम पानी में बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। ये 1 ग्राम में है, लेकिन हमें तो कितने में निकालने हैं, 250 ग्राम में। तो 250 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 250। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। तो दैट मीन्स बच्चों हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन 1 कप ऑफ वाटर वो कितने हैं, कितने हैं वो, ये जो कैलकुलेशन हमने की 6.022 इंटू 250 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, डिवाइड में 18। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बेटा 1 कप पानी में। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये ध्यान रखना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये तो मेरे पास नंबर ऑफ क्या आए हैं, मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि जो 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, 1 मॉलिक्यूल है किसका, वाटर का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निकाल सकते हो ना। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन के एक एटम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। ठीक, तो कितने हुए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के एक मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो समझ में आ गया सबको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसमें 1 हुए, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल 8 + 2 10, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं पानी के एक मॉलिक्यूल। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं। अब एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको मैं 10 से क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा सिंपली। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर, तो 1 कप ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हमारे 6.022 इंटू 250 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से।
क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली ये बन जाएगा बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय 10 था ना, तो 23 में ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ना 23 की बजाय बच्चों क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10 की बजाय यहाँ पे 24 आ जाएगा, 23 प्लस 1 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18। तो ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब अगर मुझे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग गए हैं, तो अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिंपली क्वांटाइजेशन लॉ का यूज करके। हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू ई। अब Q यहां से आ जाएगा N, N अभी निकाला हमने, कितना है N, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ये 23 नहीं 24। इसको मैं दोबारा इरेज करके करेक्ट कर देता हूं, तो ये आएगा बच्चा हमारे पास ये इंटू 250 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस सारे को सोल्व कर लेना बच्चों, और ये हमारा आंसर होगा इतने कूलम चार्ज। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना, ये आप खुद कर सकते हो। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 1.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी है, हिंट दे देता हूं, अपने आप कर लेना। यहां हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 1.25 इंटू 10⁸। हमें निकालना है चार्ज कितना है, तो सिंपल क्वांटाइजेशन लो, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा एन कितना दिया है 1.25 इंटू 10⁸8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो बेटा, इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालना है आपको, 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज बताना है। तो मैंने आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 75 केजी, और आपको मैंने कहा है कि इन पे चार्ज बताओ कितना है। तो आपको तो पता है भाई, चार्ज का तो एक ही फॉर्मूला है निकालने, Q इक्वल टू एन। तो इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मतलब मैं आपको 75 किलो इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, कि मैंने आपको एक बोरी दे दी जिसमें 75 केजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, तो इसमें मतलब 75 केजी तो मास है ना इलेक्ट्रॉन्स का इस बोरी का, तो आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें बेसिकली। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे बेटा पहले। तो इसके लिए हम सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे। हमें टोटल मास कितना दिया है, इसको ना मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ टोटल मास को। तो बच्चों टोटल मास मुझे दिया है 75 केजी, और मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। आपको ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, जितना टोटल मास है इलेक्ट्रॉन्स का डिवाइडेड बाय एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास, तो उससे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाएंगे। तो इसका मतलब 75 डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये मेरे पास जो रेशियो आई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो बस अब मैं चार्ज निकाल लूंगा, Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू रख दूंगा, एन कितना आया था 75 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन को, और आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो आप लोग, मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा कैलकुलेशन करने में बेटा। तो इसका आंसर निकाल लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या इसका आंसर आया सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये थे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी वीडियो, और क्या आप ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो ये भी मुझे बताना। तो जल्दी से कमेंट करें और जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस के आंसर हैं वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।